गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था जिसका नाम है परमाणु संरचना। नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु की संरचना किस प्रकार की है। अब अभी तक जो पिछले चैप्टर में डाल्टन ने बताया कि जो परमाणु है सबसे छोटा है और इसे और छोटा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें पता चला कि वैज्ञानिकों ने उसके बाद कुछ प्रयोग प्रारंभ किए यह जानने के लिए कि परमाणु किस प्रकार का है। तो उन्होंने पाया कि परमाणु के अंदर और भी छोटे छोटे अपरमाणु कण हैं, जिसमें दो प्रकार के कणों के बारे में हमें पता चल गया। अभी एक कण और पता चलेगा, लेकिन अभी तक दो प्रकार के कणों के बारे में हमें पता चला, जिसमें ई गोल्डस्टीन ने ऐसे कण ज्ञात किए जो धन आवेशित थे। उसके लिए उन्होंने कैनाल रे के द्वारा पता लगाया। कैनाल रे सबसे पहले खोजी हैं उन्होंने, फिर बाद में पता चला कि ये जो कैनाल रे हैं ये कुछ ऐसे कण हैं जिन पर धन आवेश होता है। तो बाद में पता चला कि ये जो कैनाल रे हैं ये क्या है, ये प्रोटॉन्स हैं, और प्रोटॉन को पी पॉजिटिव से हम निरूपित करते हैं। उसके बाद थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन्होंने कैथोड रे के बारे में पता लगाया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कल मैंने दिखाया था आपको। बैटरी के साथ जोड़ा था तो पता चला कैथोड की तरफ से कुछ किरणें निकल रही हैं। तो ये किरणें क्या हैं, एनोड की तरफ को जा रही हैं। तो ये किरणें हैं ऐसे कण जिन पर ऋण आवेश होता है, इनको हमने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, ई नेगेटिव। दोनों के द्रव्यमान को भी ज्ञात किया गया तो पता चला कि प्रोटॉन का भार 1 यूनिट के बराबर होता है। तो जैसे कार्बन के परमाणु का भार 12 यूनिट आपको बताया गया था, ये प्रोटॉन जो होता है, जो धन आवेशित है, जो किसी परमाणु के अंदर पाया जाएगा, ये प्रोटॉन का अगर हमने द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हमें पता चलता है कि इसका द्रव्यमान है 1 यूनिट। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जब ज्ञात किया गया तो पता चला ये परमाणु के द्रव्यमान से 2000 गुना छोटा था। तो अगर 2000 गुना छोटा था, इसका मतलब इसको हम जीरो मान सकते हैं, क्योंकि 2000 गुना उस प्रोटॉन के द्रव्यमान के आगे तो शून्य ही माना जाना चाहिए। ठीक है। तो अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद अब यह जानने का प्रयास स्टार्ट हो गया वैज्ञानिकों का कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित हैं एक परमाणु के अंदर। ये तो हमें पता चल गया कि परमाणु सबसे छोटा नहीं है, उसके अंदर भी कुछ कण हैं, और ये भी पता चला कि ये कण कैसे हैं, ऋण या धन आवेशित हैं। तो ये ऋण और धन आवेशित किस प्रकार व्यवस्थित हैं एक परमाणु के अंदर, किस प्रकार उन्होंने परमाणु की संरचना की है, ये पता लगाने के लिए अब प्रयास शुरू हो गए। तो अब सबसे पहले थॉमसन ने पाया, अपना मॉडल दिया कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार हो सकते हैं, जो मैंने कल आपको बताया था, जिसमें उन्होंने परमाणु को एक तरबूज के साथ उसकी व्याख्या की है और बताया कि एक तरबूज की भांति एक परमाणु है, उसके अंदर जो लाल भाग है वो प्रोटॉन है और जो उसमें बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन्होंने बताया कि जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो क्योंकि उनके ऊपर बराबर आवेश है और दोनों का आवेश अपोजिट है, विपरीत है एक दूसरे के, तो कुल आवेश परमाणु के ऊपर जीरो हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि परमाणु के अंदर अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो इसलिए परमाणु के ऊपर कुल आवेश जीरो हो जाता है, क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैनाल रे के बारे में आपसे पूछा गया तो आपने बताना है कि कैनाल रेस ऐसी विकिरणें होती हैं जो धन आवेशित होती हैं, जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं और इन्हें पी पॉजिटिव से निरूपित किया जाता है। ये आप कैनाल रे के बारे में लिख सकते हैं। अब जब थॉमसन ने अपना मॉडल दे दिया उसके बाद और वैज्ञानिकों ने भी अपने अपने प्रयोग किए, तो थॉमसन के मॉडल में पाया गया कि बहुत ज़्यादा कमियां हैं। थॉमसन के मॉडल में सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, तो परमाणु जो है वो उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। उसके अलावा और कुछ इस मॉडल में समझाया नहीं जा सका था, इसलिए यह जो मॉडल था वो सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल दिए, जिसमें सबसे ज़्यादा सफल मॉडल हुआ था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड को न्यूक्लियर फिजिक्स का जन्मदाता भी कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स उनको कहा जाता है। उनको नोबेल प्राइज भी मिले हैं। तो आपके 9th क्लास में हम थॉमसन के मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं और इनके एक एक प्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं और इन वैज्ञानिकों के अलावा बहुत सारे और वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने मॉडल दिए, लेकिन उनको हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए सिर्फ हम यहाँ पे थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद बोहर का मॉडल पढ़ेंगे। आपकी क्लास में सिर्फ 3 मॉडल हैं परमाणु के, तो ये 3, पहला मॉडल तो ज़्यादा सफल नहीं हुआ था, रदरफोर्ड का मॉडल था जो सबसे सफल हुआ था, और उसके आगे उसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट बोहर ने की थी। तो बोहर ने भी वही बताया था जो रदरफोर्ड ने बताया, बस थोड़ा सा जो चीज़ें थी उनको रिफाइन किया था। तो आज स्टार्ट करते हैं हम, रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया और किस प्रकार उन्हें ज्ञात हुआ कि परमाणु की संरचना किस प्रकार हो सकती है, किस प्रकार उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से रदरफोर्ड का मॉडल है। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड ने
क्या दिया है। ठीक है, इसने यह जानने के लिए कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित हैं, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया है गोल्ड फॉइल के साथ, जिस पर उन्होंने बम्बार्ड किए हैं, मतलब जिस पे उन्होंने फेंके हैं बड़ी तीव्र गति से अल्फ़ा कण। ये अल्फ़ा कण क्या है ये मैं आपको बता दूं। ये हीलियम के एटम हैं जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। एक प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इससे डबल होता है। इसका भार 1 यूनिट है और इसका भार 4 यूनिट होता है, तो इसके भार से यानी द्रव्यमान से 4 गुना ज़्यादा है और चार्ज डबल है इससे। ठीक है, अब इन्होंने गोल्ड फॉइल को लिया, इस तरह से एक गोल्ड फॉइल ली, बहुत पतली सी गोल्ड फॉइल ली है इन्होंने। ये बना लेता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये गोल्ड फॉइल है। सबसे पहले यहाँ इस बॉक्स में अल्फ़ा पार्टिकल रखे हैं, अल्फ़ा कण रखे हैं, और एक छोटा सा छिद्र है जिसमें से एक एक कण निकलेगा तीव्र गति से, यहाँ पर टकराएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा। अच्छा, पहले तो मॉडल कैसे माना जाता था कि जो थॉमसन मॉडल दिया था उसमें सारा ये प्रोटॉन ने भरा हुआ है और उसके अंदर बीच बीच में कहीं कहीं ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या होना था। जो रदरफोर्ड ने सोचा कि जब अल्फ़ा पार्टिकल इस पर टकराएंगे तो सारे के सारे वापस आ जाने चाहिए, है ना, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, आगे क्रॉस नहीं होने चाहिए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि जब अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर टकराए तो क्रॉस हो गए। मैक्सिमम जो पार्टिकल थे वो सारे क्रॉस हो गए, बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए। लगभग 12,000 कणों में से एक 12,000 कणों में से एक कण जो था वो वापस आ रहा था। 12,000 क्रॉस हो जा रहे थे, एक कण वापस आ रहा था, और बहुत कम, लगभग आप मान सकते हैं कि 10,000 में 14 कण जो थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे ऐसे, बाकी सारे सीधे निकल जा रहे थे। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में अब उन्होंने क्या पाया कि ये जो गोल्ड फॉइल है, अगर तो इसमें कण ऐसे होते, परमाणु की संरचना ऐसे होती, तो ये जो अल्फा कण मैंने फेंके थे ये वापस आने थे, सारे क्रॉस तो होने ही थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो, मैक्सिमम तो क्रॉस हो गए। इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो परमाणु है इसमें प्रोटॉन कहीं कहीं पर ही होंगे, कहीं पर ही होंगे, किसी छोटे से जगह पर ही होंगे, जिसकी वजह से जब इसके नज़दीक जा रहा है अल्फा कण तो डिफ्लेक्शन हो रही है। बाकी खाली स्पेस है तो बाकी खाली स्पेस में मैक्सिमम कण क्रॉस हो जा रहे हैं। ठीक है, और जो बिल्कुल सीधा टकरा रहा है इसके साथ वो हट के वापस आ रहा है। ठीक है, 12,000 में एक कण टकरा के वापस आ रहा है, बाकी सारे कण क्रॉस हो जा रहे हैं और कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो इसके आसपास से गुजर रहे हैं वो डिफ्लेक्शन की वजह से क्रॉस हो रहे हैं ऐसे, इसकी रिपल्सन की वजह से, प्रतिकर्षण की वजह से। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज प्रतिकर्षित करेगा तो डेविएट हो जाएगा। लेकिन हमने तो क्या देखा, बहुत सारे कण क्रॉस हो गए, इसका मतलब परमाणु के अंदर क्या है, खाली स्थान है, बहुत ज़्यादा खाली स्थान, बहुत ज़्यादा खाली स्थान है, और प्रोटॉन किसी एक जगह पर व्यवस्थित हैं। तो देखिए मैक्सिमम क्रॉस हो गए सारे, बहुत कम हैं जो इस एंगल पर, वो मैंने बताया 10,000 में 14 कण जो हैं जो विक्षेपित हुए कुछ एंगल पे, और 12,000 में से एक कण ऐसा है जो पीछे हट के आया है, बिल्कुल ऐसे पीछे हट के आया, 180 डिग्री पे हट के वापस आया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोटॉन है इन परमाणुओं के अंदर, ये किसी एक जगह पर छोटे से स्थान पर है। ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत कम जो डिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रही है, बाकी स्पेस कैसा है परमाणु के अंदर, सब खाली है। तो इस प्रकार के अध्ययन से उन्होंने यह पता लगाया कि परमाणु के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान है। तो प्रोटॉन कहाँ है, किसी छोटे से जगह पे होंगे, तो वो कहाँ होने चाहिए, उन्होंने बोल दिया कि वो केंद्र पर होने चाहिए। तो इसे उन्होंने नाम दिया, जहाँ पर परमाणु के अंदर प्रोटॉन है उसे उन्होंने केंद्रक नाम दिया, यानी न्यूक्लियस नाम दिया। तो न्यूक्लियस की खोज की उन्होंने सबसे पहले, इसलिए उनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। और उन्होंने ये भी बताया प्रोटॉन तो सारे यहाँ हैं पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है उनके चारों तरफ घूम रहे हैं ऐसे, स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर स्थिर होते तो ये इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन ने अट्रैक्ट कर लेना था
और अट्रैक्ट कर लेते तो सारे इलेक्ट्रॉन तो इधर ही आ जाते ना, तो परमाणु फिर कैसा हो जाता, ऐसा। तब तो जो ये अल्फा कण थे ये सारे हट के वापस आने थे, लेकिन ये परमाणु ऐसा का ऐसा बना हुआ है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इन्होंने इस स्पेस को बनाया हुआ है और इसके चारों तरफ घूम रहे होंगे, क्योंकि अगर घूम नहीं रहे होते तो ये इसके साथ अट्रैक्ट हो जाते, तो इसलिए घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का परमाणु उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, इसके बाद आप इसको पढ़ लें कि जो उन्होंने प्रयोग किया था वो कुछ इस प्रकार का था, जैसे आप दीवार पर पत्थर फेंक रहे हैं, तो दीवार पर जब पत्थर फेंकेंगे तो मैक्सिमम पीछे आने चाहिए, लेकिन हुआ क्या, वो दीवार जो है थी वो दीवार की तरह ना होकर कांटेदार तार के रूप में है। तो जब कांटेदार तार के ऊपर आप आंख बंद करके पत्थर फेंकेंगे तो मैक्सिमम पत्थर तो क्रॉस हो जाएंगे। ये देखिए कांटेदार तार है, तो इसमें पत्थर आप फेंकेंगे मैक्सिमम पत्थर उधर निकल जाएंगे। कुछ जो हैं जो इसके साथ टकराएंगे हल्के से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और बहुत कम है जो इससे टकरा के फिर आपकी तरफ वापस आ जाएंगे, है ना। तो परमाणु की संरचना भी कुछ इस तरह की है। ये जो गोल्ड फॉयल है ये इस दीवार की तरह नहीं है जो पक्की दीवार है, ये कांटेदार तार की तरह है, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो जब अल्फा कण फेंके गए तो क्रॉस हो जा रहे हैं, यानी इसके परमाणुओं के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो जिससे उन्होंने यह बताया कि प्रोटॉन कहाँ पर हैं, सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस बोला गया, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होने चाहिए, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो देखें यहाँ पर हमें क्या पता चला इस एक्सपेरिमेंट से। रदरफोर्ड ने जो परिणाम निकाले वो थे नंबर 1, यहाँ पर देखिए, ये आपके परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। तो इस एक्सपेरिमेंट से यही पता चला कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि क्या हुआ, ज़्यादातर कण जो थे वो क्रॉस हो गए, सोने की पन्नी से क्रॉस हो गए। तो सोने की पन्नी के जो कण थे उनमें खाली स्थान ज़्यादा था, तभी क्रॉस हुए ना ये। फिर दूसरा ये देखिए, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो प्रोटॉन हैं, परमाणु के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, तो विक्षेपण किसकी वजह से होना था, प्रोटॉन की वजह से। तो प्रोटॉन जो है धन आवेशित भाग जो है परमाणु के अंदर बहुत कम है, इसलिए विक्षेपण भी बहुत कम हुआ है। और 180 डिग्री पर जो कण वापस आए हैं वो तो बहुत ही कम है, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धन आवेशित भाग का और द्रव्यमान परमाणु के भीतर कम आयतन में सीमित है, बहुत कम आयतन में वो सीमित होगा। तो ये 3 पॉइंट आपने अच्छे से समझने, अगर समझ नहीं आते तो दोबारा पूछ लेना। एक और बात जो हमें यहाँ कही गई है, देखिए पहले ये बता दूं मैं आपको। तो बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। तो ये था परमाणु जो गोल्ड की कण है, वो परमाणु ऐसे है। इसमें क्या हुआ, जो अल्फा कण गए वो बहुत कम हुए जो डिफ्लेक्ट हुए। इससे पता क्या चला, डिफ्लेक्ट क्यों होने थे, क्योंकि कणों के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, और ये अल्फा कण भी क्या है, इन पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इस प्रोटॉन के पास आसपास आने थे तो डिफ्लेक्शन हो जानी थी। ठीक है, तो लेकिन ये डिफ्लेक्शन बहुत कम हो रही है। इसका क्या मतलब है कि ये जो प्रोटॉन है ये तो बहुत कम स्थान पर है, ये प्रोटॉन बहुत कम जगह पर है, ये पता चला हमें। आगे उन्होंने ये भी बताया है कि 180 डिग्री पर, देखिए ये है परमाणु गोल्ड का, तो जब इस पर कण टकराया है तो हट के वापस आया है 180 डिग्री पर बहुत कम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोटॉन है ये कहाँ होंगे, बहुत कम आयतन पर हैं, जिसको उन्होंने बोला कि ये सेंटर में होंगे, न्यूक्लियस में। ये सारा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होगा, और इस पूरे परमाणु का भार भी इस केंद्र की वजह से होगा, जिसको उन्होंने क्या बोला था, नाभिक। इसको उन्होंने नाभिक बोला था, इसको बोला था नाभिक। ठीक है, अब प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था कि अगर ये परमाणु है तो इसका जो केंद्र है जिसमें कि धन आवेश है, ये पूरे परमाणु के आकार से 1,00,000 गुना छोटा है। यानी इसकी त्रिज्या को अगर निकालें, इस पूरे की त्रिज्या, इस पूरे परमाणु की त्रिज्या और इस न्यूक्लियस की त्रिज्या को अगर
ज्ञात करें तो पता चला कि इसकी जो त्रिज्या है ये 10 की शक्ति 5 गुना छोटी है इस त्रिज्या से, यानी 1,00,000 गुना छोटी है। समझ गए? तो अब हमने ये पता लगा लिया कि जो न्यूक्लियस है वो है, परमाणु के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और अगर ये न्यूक्लियस है तो पूरा परमाणु का जितना आकार है उससे 1,00,000 गुना छोटा होता है, बहुत कम आयतन पर है। और ये भी समझा हमने कि इस पूरे परमाणु का भार जो है, इस पूरे परमाणु का जो भार है, द्रव्यमान है, वो इसकी ही वजह से है। देखिए इतना छोटा सा है न्यूक्लियस और सारा भार इसकी वजह से, क्योंकि बाहर क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन। बाहर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का भार तो जीरो होता है, क्योंकि प्रोटॉन के आगे इनका भार ही 2000 गुना छोटा है, इसलिए इसका पूरा भार केंद्र की वजह से है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या लक्षण दिए इस मॉडल में। परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, नाभिक जिसको हम कहते हैं, तो ये नाभिक है, नाभिक केंद्र में होता है, और इसमें होता है प्रोटॉन यानी धन आवेश। ठीक है, एक परमाणु का लगभग पूरा का पूरा संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक की ही वजह से है। इस पूरे परमाणु का द्रव्यमान सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से नाभिक की वजह से है। समझिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो ये तो था न्यूक्लियस। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन अगर स्थिर होते तो क्या होना था, ये सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे परमाणु हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ऐसा बोला, स्थिर नहीं है, क्योंकि अगर स्थिर होते तो ये इलेक्ट्रॉन तो सारे गिर जाने थे, अट्रैक्ट कर लेना था ना, ये पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेना था, तो इलेक्ट्रॉन गिर जाने थे अब, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब कमियों की बात करेंगे हम। कमियां क्या थी, वो जो हमने रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं लगातार, तो लगातार अगर वो घूम रहे हैं तो इनके अंदर ऊर्जा है तभी घूम रहे हैं ना, बिना ऊर्जा के कैसे घूम रहे होते, ये न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं, देखो यहाँ पर, तो इनके अंदर ऊर्जा कहाँ से आई, ये नहीं वो बता पाए, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन कोई भी आवेशित कण अगर घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा का धीरे धीरे क्षय हो रहा है, तो जब इसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी उसके बाद तो ये गिर ही जाएगा इसके अंदर। तो ये क्यों नहीं गिरता, अगर ये इलेक्ट्रॉन फिर गिर जाता तो सारा परमाणु नष्ट नहीं हो जाता, सिर्फ ये रह जाना था। तो ऐसा नहीं होता, परमाणु का आकार बना हुआ है, तो ऐसा क्यों है। सिर्फ ये एक बात थी जो रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में नहीं समझा पाए थे। तो उनका दिया हुआ मॉडल बिल्कुल सही था, बस कमी क्या रह गई कि उनको पता नहीं चला कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों लगातार घूमते जा रहे हैं, और उनकी एनर्जी भी बनी हुई है, वो एनर्जी खत्म क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अगर ये घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो इनकी ऊर्जा खत्म हो जानी चाहिए, और ये जल्दी ही इसमें गिर जाने चाहिए, तो फिर परमाणु क्या हो जाना था, परमाणु का शेप जो थी वो खत्म हो जानी थी, फिर ये रह गई। लेकिन परमाणु तो स्थिर होता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, इतना है अगर परमाणु तो ऐसा ही रहेगा हमेशा। ठीक है, ये चेंज नहीं होता। तो क्यों था ऐसा, यही एक बात वो नहीं समझा पाए थे, इसको आगे बोहर ने समझाया, वो हम कल पढ़ेंगे।